नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी विशेष प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आज हम हमारे विषय पावर सिस्टम में फीडर या लाइन के लिए डिस्टेंस प्रोटेक्शंस के कुछ प्रश्न करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है कि हम एक रेडियल फीडर में टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन किस तरह से प्राप्त करते हैं। तो एक सोर्स जनरेटर से एक लंबी कनेक्टेड लिंक से अगर हम लोड को कनेक्ट करते हैं तो इस तरह का जो रेडियल फीडर है जिसमें सब जगह नॉर्मल लोड करंट तो सेम है, लेकिन अगर फॉल्ट दूर होती है तो फॉल्ट पॉइंट और जनरेटर के बीच का रिएक्टेंस ज्यादा होने से फॉल्ट करंट कम होता है, और अगर फॉल्ट पास में होती है तो फॉल्ट पॉइंट और जनरेटर के बीच का रिएक्टेंस कम होने से फॉल्ट करंट ज्यादा हो जाएगा। तो आप पाते हैं कि अगर हम सारी फॉल्ट में इस सर्किट ब्रेकर 1 को सबसे पहले ऑपरेट करते हैं, चाहे फॉल्ट इस 5th लेवल के बाद में भी हो, तो हम पाते हैं कि कुछ हेल्दी सेक्शंस भी सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेशन पाने के लिए केवल फॉल्टी सेक्शन ही सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो और हेल्दी सेक्शन की सप्लाई इंटैक्ट रहे, हमें जरूरी है कि हम सबसे पहले अगर फॉल्ट यहाँ इस पोजीशन पे हुई है तो 5 नंबर सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करें। अगर 5 नंबर सर्किट ब्रेकर अगर अपने मिनिमम ऑपरेटिंग टाइम 0.5 सेकंड में होता है तो इससे पहले वाले सर्किट ब्रेकर को 0.5 सेकंड के गैप के साथ हम अगर ऑपरेट करें तो एक समस्या आती है। सबसे नजदीक का सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग टाइम सबसे ज्यादा हो गया है और साथ ही यहाँ अगर फॉल्ट आती है तो इस फॉल्ट करंट का लेवल भी ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अगर फॉल्ट करंट ज्यादा समय तक एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पावर सिस्टम के कंपोनेंट्स को डैमेज हो सकता है। इसलिए हम हमारी रिले की इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं जो कहती है कि अगर हमारा फॉल्ट करंट हमारी सेटिंग करंट का मल्टीपल ज्यादा बनता है तो हमारा ऑपरेटिंग टाइम फॉल्ट करंट के मैग्नीट्यूड बढ़ने से रिड्यूस हो जाता है, और ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत लंबे करंट इंटरवल के लिए भी इनवर्स हो सकती है और वो शुरू में इनवर्स होने के बाद एक मिनिमम ऑपरेटिंग टाइम पे एडजस्ट भी हो सकती है। तो हम प्रॉपर कोऑर्डिनेशंस के लिए डिस्क्रिमिनेशन और सेंसिटिविटी मेंटेन करने के लिए हमारी जो ओवर करंट रिलेज हैं उनकी दोनों कैरेक्टरिस्टिक, इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक और इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम कैरेक्टरिस्टिक, दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा यहाँ सी ऑप्शन राइट चॉइस हो गया है। प्रश्न है हमारे पावर सिस्टम में बैकअप प्रोटेक्शन का क्या पर्पज है। तो कल्पना करें कि यहाँ इस पोजीशन पे एक फॉल्ट हुई है और उसे सबसे पहले इस ब्रेकर के ऑपरेशन से क्लियर होना चाहिए ताकि केवल फॉल्टी सेक्शन ही हमारा डिस्कनेक्ट हो और रिमेनिंग हेल्दी सेक्शंस की सप्लाई इंटैक्ट बनी रहे। लेकिन कल्पना करें कि ये सर्किट ब्रेकर अपने किसी भी ऑपरेटिंग पार्ट से, वो रिले सेक्शंस हो सकता है, ब्रेकिंग की ऑपरेशन सर्किट्स हो सकती है, उसके फेलियर के कारण ऑपरेट नहीं कर पाता है। तो इस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए हम नेक्स्ट लेवल का हम सर्किट ब्रेकर है उससे इस फॉल्ट को क्लियर कर सकते हैं, और इस तरह का प्रोटेक्शन बैकअप प्रोटेक्शन कहलाता है। तो बैकअप प्रोटेक्शन का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि अगर हमारा प्राइमरी प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो जाए तो वो सेकेंडरी और टर्शरी बैकअप से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, वो हमें फेलियर के अगेंस्ट गार्डिंग देता है। प्रश्न है कि हमारे 3 फेज फीडर्स के प्रोटेक्शंस के लिए सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला मेथड कौन सा है। तो हमने देखा कि हम इनवर्स या इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले कैरेक्टरिस्टिक की मदद से हमारी एक लंबे फीडर्स में टाइम ग्रेडिंग कर सकते हैं और डिस्क्रिमिनेशन और सेंसिटिविटी और बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे सिस्टम में कंटिन्यूअस ऑगमेंटेशंस होते हैं और सर्किट मल्टीपल पोजीशन से फीड होकर रिंग्स बनाता है या पैरेलल फीडर्स रखता है तो यह हमारा टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शंस बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन के साथ सेंसिटिविटी नहीं दे पाता। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे कॉमन हम प्रोटेक्शन सिस्टम यूज करते हैं, यहाँ हमारा ऑप्शन बी राइट चॉइस हो गया है, डिस्टेंस प्रोटेक्शन, जिसके कई रूप हो सकते हैं, इम्पीडेंस, रिएक्टेंस या महो डिस्टेंस प्रोटेक्शंस। एक शंट फॉल्ट में चाहे वो अर्थ फॉल्ट हो या लाइन टू लाइन फॉल्ट हो, हमारा जब करंट फॉल्ट कंडीशंस में बढ़ने लगता है तो जो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है एक इंडक्शन टाइप रिले में टॉर्क प्रोड्यूस करने का, वो एक्चुएटिंग स्ट्रक्चर क्या रूप रख सकता है। तो जो सबसे प्रचलित रूप है वो शेडेड पोल स्ट्रक्चर है जो सबसे बेहतरीन टॉर्क बनाएगा, और एक शेडेड पोल स्ट्रक्चर में हम एक कंसेंट्रिक कॉइल से जो मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है फॉल्ट करंट से, उसे एक लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की कोर के एयर गैप सेक्शंस में 2 भागों में बांट लेते हैं। एक भाग पे हम कॉपर की शेडिंग बैंड लगाते हैं और दूसरा भाग अनशेडेड रखते हैं, और ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में जो फ्लक्स बनता है
उसमें एक टाइम डिफरेंस आ जाता है और एक स्पेस डिस्प्लेस पोजीशन में टाइम डिस्प्लेस्ड मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण एक रोटेटिंग मैग्नेटिक इफेक्ट से एक मोटर एक्शन होती है और ये जो एल्युमिनियम की हल्की और अच्छी कंडक्टिविटी की डिस्क है उसमें एडी करंट से एक रोटेटिंग टॉर्क बन जाता है और उस रोटेटिंग टॉर्क से जब मेरे मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से जुड़ जाते हैं तो मेरा ट्रिपिंग मैसेज रिले डेवलप कर देती है। प्रश्न है कि एक इंडक्शन टाइप जो हमारी ओवर करंट रिले है उसमें डिस्क के रोटेशन की डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है। तो हमने बताया कि हम डिस्क के कंसेंट्रिक कॉइल से जो एक्साइटेशंस होता है साइनोसॉइडल करंट का जो फोल्ट करंट है, हम फोल्ट करंट को सीटी के मार्फत रिड्यूस करके प्रोपोर्शनल अमाउंट में यहाँ इस कंसेंट्रिक कॉइल के टर्न्स में भेजते हैं और इस टाइम वेराइंग साइनोसॉइडल फोल्ट करंट के प्रोपोर्शनल करंट से एक मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ दो सेक्शंस में अपना चुंबकीय प्रभाव बनाता है। एक सेक्शन अनशेडेड है और दूसरे में एक कॉपर का शेडिंग बैंड हमने लगाया हुआ है। तो शेडिंग बैंड के इस सेक्शन में जब हमारा मेन फ्लक्स साइनोसॉइडली टाइम वेराइंग करता है तो उससे 90 डिग्री लैगिंग एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। उस ईएमएफ से इस शेडिंग बैंड में करंट से एक फ्लक्स बनता है और ये फ्लक्स मेन फ्लक्स के साथ जुड़कर एक रिजल्टेंट फ्लक्स बनाता है। तो ऐसी स्थिति में अनशेडेड पोर्शन का फ्लक्स तो लीड करता है टाइम में और शेडेड पोर्शन का फ्लक्स लैग करता है। और हमारी इंडक्शन मोटर में जब स्पेस डिस्प्लेस्ड पोजीशन में टाइम डिस्प्लेस्ड मैग्नेटाइजेशन होता है तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो लीड से लैग की तरफ होता है। तो वो हमारा अनशेडेड पोर्शन से शेडेड पोर्शन की तरफ यहाँ ऑप्शन ए एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। ध्यान रहे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लीडिंग टाइम फ्लक्स से लैगिंग फ्लक्स की तरफ होती है और शेडिंग बैंड का जो पोर्शन का फ्लक्स है वो टाइम में लैग करता है। प्रश्न है कि एक लंबी ट्रांसमिशन लाइन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में सोर्स से करंट जा रहा है पावर जा रही है उसमें वो कौन सी मेन रिले हो सकती है जो उसके 90% लंबे हिस्से को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दे। तो यहाँ कुछ बातें हैं। एक तो ये लाइन लंबी है, दूसरी इसमें डायरेक्शनल सेंस के साथ हमें कोई प्रोटेक्शन चाहिए और हमें पूरी लाइन की बजाय 90% पोर्शन का ही प्रोटेक्शन चाहिए। तो ऐसा जो प्रोटेक्शन है वो हम डिस्टेंस प्रोटेक्शन की स्कीम्स में करते हैं और डायरेक्शनल सेंस के साथ महो जो रिले है हमारी वो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। तो बी हमारा राइट ऑप्शन हो गया है। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य ओवर करंट रिले में डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज बनाकर उसे डायरेक्शनल रिले किस प्रकार बनाया जा सकता है, या जो डायरेक्शनल रिले है उसकी जो वर्किंग है वो किस फ्लो प्रिंसिपल पर आधारित है। सभी डायरेक्शनल रिले में एक डायरेक्शनल एलिमेंट होता है जो हमारी पावर के सही फ्लो डायरेक्शन होने की स्थिति में फेज वोल्टेज और लाइन करंट के बीच के फेज डिफरेंस एंगल से एक पावर सिग्नल के प्रोपोर्शनल एक सिग्नल बनाकर इस एलिमेंट को शॉर्ट कर देता है। और ऐसी स्थिति में हमारी शेडिंग बैंड में करंट फ्लो होने से अगर ये करंट फॉल्ट लाइन में सीटी के करंट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अगर ट्रिप करंट से अधिक होगा तो हमारा जो रोटेटिंग टॉर्क है वो डिस्क को घुमाकर रिले से ट्रिपिंग सिग्नल जनरेट कर देगा। तो ये जो डायरेक्शनल एलिमेंट है वो करंट और वोल्टेज के फेज डिफरेंस एंगल से जो पावर सिग्नल बनता है उस सिद्धांत पर काम करता है। प्रश्न है कि अगर पैरेलल फीडर्स का प्रोटेक्शन करना है तो हमें किस प्रकार की रिले लगानी चाहिए। तो यहाँ आप देखिए कि ये दो पैरेलल फीडर्स हैं जो यहाँ पावर ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और कल्पना करते हैं कि इस F1 पोजीशंस पे फॉल्ट आई है। तो इस फॉल्ट आने पर सोर्स से फॉल्ट पॉइंट पे करंट का फ्लो ये दो डायरेक्शंस रखेगा। एक सही डिस्क्रिमिनेशन के लिए ग्रीन हाईलाइट में आया हुआ सर्किट ब्रेकर एक डायरेक्शनल रिले से ऑपरेट होगा। अगर लाल तीर की डायरेक्शन में पावर फ्लो की डायरेक्शन रही तो ये रिले ऑपरेट हो जाएगी और यहाँ ज्यादा करंट होने से ये सामान्य ओवर करंट रिले से सिग्नल पाकर ब्रेकर ऑपरेट हो जाएगा और फॉल्ट दोनों एंड से अच्छे डिस्क्रिमिनेशन और सेंसिटिविटी के साथ ट्रिप हो जाएगी। तो हम सोर्स की तरफ जो ब्रेकर है उसे तो नॉन डायरेक्शनल रिले से ऑपरेट करते हैं और जो दूसरे एंड पे ब्रेकर की रिले है उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी डालेंगे अगर हम पैरेलल फीडर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हमारे एक रेडियल फीडर को अगर बोथ साइड से सोर्स जनरेशन की फीड आ रही है और कल्पना करें कि हमारी F1 लोकेशन पे फॉल्ट एग्जिस्ट करती है तो एक सेंसिटिव और डिस्क्रिमिनरी ऑपरेशंस के लिए जरूरी है कि ये जो लाल हाईलाइट में रखे हुए सर्किट ब्रेकर हैं वो अपनी
रेस्पेक्टिव रिले के सिग्नल से ट्रिप हो। और फॉल्ट करंट के इस फ्लो डायरेक्शंस पे ये जो हरी हाईलाइट में दिखाया गया सर्किट ब्रेकर है वो एक डायरेक्शनल रिले से कंट्रोल होने वाला सर्किट ब्रेकर होना चाहिए, और वो सिर्फ F2 लोकेशंस की फॉल्ट पे जब फॉल्ट करंट नीले तीर की दिशा में हो उसी समय ऑपरेट होना चाहिए। तो प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशंस के लिए ये दोनों सर्किट ब्रेकर अगर डायरेक्शनल सर्किट ब्रेकर होंगे तो हमें, या सारे सर्किट ब्रेकर डायरेक्शनल रिले से ऑपरेट होंगे तो हमें डिस्क्रिमिनेशन और सेंसिटिविटी मिलेगी। तो पैरेलल फीडर्स के लिए हमें सोर्स एंड की तरफ नॉन डायरेक्शनल रिले से सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन मिल जाएगा, लेकिन सेकंड साइड पे जो सर्किट ब्रेकर है उसे डिस्क्रिमिनेशन के लिए हमें डायरेक्शनल रिले से ऑपरेटिव बनाना होगा। जबकि अगर दोनों तरफ से हमारी सोर्स जनरेशन की सब फीड है तो हमें सर्किट ब्रेकर डायरेक्शनल रिले से ऑपरेट होने वाले बनाने होंगे। और एक डायरेक्शनल रिले में एक डायरेक्शनल एलिमेंट है जो करंट की फ्लो डायरेक्शन से वोल्टेज और करंट के बीच में बनने वाले फेज डिफरेंस से जो पावर सिग्नल बनता है उससे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को क्लोज करके रिले को ऑपरेट करेगा। अगर करंट डिजायर्ड डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शन का है तो ये कॉन्टैक्ट कभी क्लोज नहीं होगा और रिले ऑपरेट नहीं होगी। प्रश्न है इंपीडेंस रिले कहाँ इस्तेमाल होती हैं? तो हमने पाया कि एक कॉम्प्लेक्स रिंग टाइप या पैरेलल फीडर्स के सिस्टम्स में या मल्टीपल सोर्स सप्लाई एंड्स के साथ जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसमें हम रिले की इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक, टाइम ग्रेडिंग, डायरेक्शनल एलिमेंट्स के यूज होने के बावजूद भी प्रॉपर टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शंस अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इंपीडेंस रिले का या डिस्टेंस रिले का हम इस्तेमाल करते हैं। और डिस्टेंस रिले किसी भी प्रकार की शंट फॉल्ट, वो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो या लाइन टू लाइन फॉल्ट हो, दोनों में काम करती हैं। तो हमारा यहाँ जो सी ऑप्शन है, दोनों अर्थ और फेज फॉल्ट में इंपीडेंस रिले का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंपीडेंस डिस्टेंस रिले एक ऐसी ओवर करंट रिले है जिसमें वोल्टेज का रेस्ट्रेन है। तो अगर फॉल्ट एग्जिस्ट करती है तो फॉल्ट पॉइंट पे जो फॉल्ट करंट है उससे रिले का ऑपरेटिंग मैकेनिज्म फॉल्ट पॉइंट तक की वोल्टेज के रिस्ट्रेन के अगेंस्ट में हमारा रिले का ऑपरेशंस करेगा। और रिले पोजीशन से फॉल्ट की क्या डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोटेक्शन अचीव होगा। एक टिपिकल डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम में 3 जोन ऑफ प्रोटेक्शंस होते हैं। जो हमारा फर्स्ट जोन ऑफ प्रोटेक्शन है उसमें हम रिले लोकेशन से फीडर की लेंथ का सिर्फ 80% हिस्सा, जैसा कि यहाँ ग्रीन हाईलाइट में दिखाया हुआ है, वो कवर करते हैं। हम डिस्क्रिमिनेशंस की प्राप्ति के लिए इस 20% हिस्से को छोड़ देते हैं ताकि हमारे अगर डिजाइन कंपोनेंट में कोई एरर भी है तो हम फीडर लेंथ से अधिक लेंथ की किसी फॉल्ट को इस लोकेशन से क्लियर करने की फर्स्ट जोन में कोशिश ना करें। इस रिमेनिंग 20% पोर्शन के प्रोटेक्शन को अचीव करने के लिए हम सेकंड जोन ऑफ प्रोटेक्शंस में, जैसा कि पीली हाईलाइट में हमने दिखाया है, हम अगली लाइन का भी 20% हिस्सा कवर कर लेते हैं। अगेन ये जो एक्स्ट्रा हमने 20% मार्जिन लिया है वो हमारी रिले सीटी पीटी में जो एरर हो सकती है, जो कुछ इनएक्यूरेसीज हो सकती हैं इंपीडेंस मेजरमेंट के हमारे प्रोसीजर में, उसके कवरिंग के लिए हमने लिया है। और हमने पूरी फीडर लेंथ को सेकंड जोन में कवर कर लिया है। हम थर्ड जोन में अगर बैकअप प्रोटेक्शन चाहिए तो हम पूरी रिमेनिंग जो लाइन है उसे भी कवर कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर लेंथ तक हम थर्ड जोन ऑफ बैकअप प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो अगर एक इंपीडेंस रिले डायरेक्शनल एलिमेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं डी, तो वो फर्स्ट जोन के प्रोटेक्शन में जब इंपीडेंस इससे लिमिट से कम होगा तो वो ट्रिप हो जाएगी। अगर ये इंपीडेंस इससे बाहर है तो हमारा जो ट्रिपिंग है वो इंस्टेंटेनियस न होके बैकअप प्रोटेक्शन के रूप में 15 से 30 साइकिल के डिले के बाद होगा। और अगर हमारा इंपीडेंस इस 20% सेकंड सेक्शन से भी आगे हो तो हम थर्ड जोन में इसे प्रोटेक्ट करेंगे, जो 30 से ज्यादा साइकिल्स के ऑपरेशंस के बाद लगभग 0.6 सेकंड्स में ऑपरेट हो जाएगा। तो हम पाते हैं कि इस 3 जोन के प्रोटेक्शन स्कीम से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स फीडर या लाइन के प्रोटेक्शन को बहुत सेंसिटिविटी और अच्छे डिस्क्रिमिनेशन के साथ अचीव कर सकते हैं। डिस्टेंस प्रोटेक्शंस के लिए हम 3 तरह की रिले सिस्टम्स यूज करते हैं, इंपीडेंस रिले या रिएक्टेंस रिले या महो रिले। पूछा है कि महो रिले का इस्तेमाल हम किस प्रकार की लाइनों के प्रोटेक्शंस के लिए करते हैं। तो एक महो रिले में ऑपरेटिंग जोन अगर हम रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के एक्सआर प्लेन में शो करें तो ये जो सर्किल है वो ऑपरेटिंग जोन बताता है। और इसको देखने से साफ जाहिर हो रहा है कि महो रिले में एक इनहेरेंट डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी है। और हमारी जो लंबी ट्रांसमिशन लाइन है जिनके लिए हम महो रिले के प्रोटेक्शन को इस्तेमाल करते हैं उनमें आर्क के रेजिस्टेंस जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पावर स्विंग्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पर महो रिले पावर स्विंग से अफेक्ट नहीं होती, इसलिए हम महो रिले का लंबी ट्रांसमिशन लाइन में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वहीं जो सबसे छोटी लेंथ की लाइनें हैं उनमें अगर हम आरएक्स प्लेन में कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बताती है कि अगर हम रिले एंड पे फॉल्ट लोकेशंस का रिएक्टेंस इस लाइन से कम पाते हैं तो रिले ऑपरेट होगी पॉजिटिव टॉर्क के साथ, अन्यथा
था वो ऑपरेट नहीं होगी। इस कैरेक्टरिस्टिक में अगर फॉल्ट पॉइंट पे आर्किंग का कोई रेजिस्टेंस बनता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इस कैरेक्टरिस्टिक प्लेन पे इस नीले तीर की भांति अगर बदलती है तो भी वो रिले की कैरेक्टरिस्टिक में ऑपरेशन या अनऑपरेशन कंडीशंस को बदलती नहीं है। तो हमारी जो छोटी लाइनें हैं जो आर्क के रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं, उनके प्रोटेक्शंस के लिए हम रिएक्टेंस रिले का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि महो रिले आर्क रेजिस्टेंस से बहुत आसानी से प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए इसे छोटी लाइनों के प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक पावर स्विंग का असर रिएक्टेंस रिले पे ज्यादा होगा या इंपीडेंस रिले पे भी अच्छा होगा, लेकिन महो रिले पे कम होगा। तो बड़ी लंबी लाइनें हैं उनके प्रोटेक्शंस के लिए हम महो रिले का इस्तेमाल करते हैं, और जो लाइनें मीडियम ऑर्डर की हैं उनके लिए हम इंपीडेंस रिले का इस्तेमाल करते हैं। ये आर्क रेजिस्टेंस से जो प्रभाव है वो रिएक्टेंस रिले से तो ज्यादा है लेकिन महो रिले से कम है। इसी तरह से पावर स्विंग का असर भी इस पे महो रिले से तो ज्यादा है लेकिन रिएक्टेंस रिले से कम है। तो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रिएक्टेंस रिले का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब हमें आर्क रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम्स से रिले ऑपरेशंस को सुरक्षित रखना है, और ये समस्या शॉर्ट लेंथ की लाइंस के साथ ज्यादा है। तो छोटी लंबाई की लाइनों के प्रोटेक्शंस के लिए हम रिएक्टेंस रिले का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी लंबी लाइनों में पावर स्विंग एक बड़ी समस्या हो सकती है, और महो रिले के साथ दो गुण है, एक तो उसमें इनहेरेंट डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है और दूसरी वो पावर स्विंग से ज्यादा प्रभावित नहीं होती, तो उसे हम लंबी लाइनों के प्रोटेक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सभी डिस्टेंस रिले में दो एलिमेंट हैं, एक ऑपरेटिंग टॉर्क बनाने वाला एलिमेंट है और एक रेस्ट्रेन करने वाला टॉर्क बनाने वाला एलिमेंट है। तो एक प्लेन इंपीडेंस रिले में जो हमारा करंट सिग्नल है वो ऑपरेशन करता है, तो ये बेसिकली एक ऐसी ओवर करंट रिले है जिसमें वोल्टेज सिग्नल की रेस्ट्रेन है। तो अगर फॉल्ट फार अवे पोजीशंस पर है तो रिले द्वारा फॉल्ट करंट तो कम आएगा और वोल्टेज रेस्ट्रेन ज्यादा आएगी, तो ऑपरेशन नहीं होगा। तो अपने जोन के बाहर ये रिले ऑपरेट नहीं करेगी। तो एक इंपीडेंस रिले ओवर करंट रिले है, वोल्टेज रेस्ट्रेन्ड। वहीं जो रिएक्टेंस रिले है वो भी एक ओवर करंट रिले है, लेकिन इसमें जो रेस्ट्रेन पैदा की जा रही है वो वोल्टेज और करंट के एक कॉम्बो सिग्नल से, जो वोल्टेज के साथ साथ करंट का फेज डिफरेंस एंगल पे भी डिपेंड करती है, जिसे हम पावर भी कह सकते हैं या डायरेक्शनल पावर रेस्ट्रेन कह सकते हैं। तो हमारी जो रिएक्टेंस रिले है वो एक ऐसी ओवर करंट रिले है जिसमें डायरेक्शनल रेस्ट्रेन है। जो हमारा ओवर करंट एलिमेंट है वो तो पॉजिटिव टॉर्क बनाता है, और वोल्टेज और करंट के फेज डिफरेंस से जो डायरेक्शनल एलिमेंट है वो एक अपोजिंग रेस्ट्रेन टॉर्क बनाता है। वहीं महो रिले एक ऐसी डायरेक्शनल वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक से ऑपरेटिंग टॉर्क बनाने वाली रिले है जिसमें वोल्टेज की रेस्ट्रेन है। तो इन तीनों रिले की ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इनके बारे में प्रश्न आता है। सरल सी बात है, इंपीडेंस रिले में ऑपरेटिंग टॉर्क ओवर करंट से बनेगा और रेस्ट्रेन वोल्टेज की है। वहीं रिएक्टेंस रिले भी ओवर करंट ऑपरेशंस की रिले है, लेकिन इसमें रेस्ट्रेन एक डायरेक्शनल वीआई कैरेक्टरिस्टिक की है। वहीं महो रिले में एक डायरेक्शनल वीआई प्रॉपर्टी ऑपरेटिंग टॉर्क बनाती है और वोल्टेज की रेस्ट्रेन है। हमारी तीनों डिस्टेंस रिले की प्रॉपर्टीज को समरी फॉर्म में दोबारा समझ लेते हैं। जो इंपीडेंस रिले है उसे अगर हम आरएक्स प्लेन पे शो करें तो वो जो ओरिजिन से बनने वाले सर्किल्स हैं उनके द्वारा रिप्रेजेंट होगी। लाइन का जो 80% सेक्शन है जो फर्स्ट जोन में प्रोटेक्ट होगा उसका इंपीडेंस ये सबसे छोटी रेडियस का सर्किल हो गया है। अगर हम एक डायरेक्शनल एलिमेंट के साथ इस कैरेक्टरिस्टिक को एक ही करंट फ्लो के लिए ऑपरेट करें तो ये जो हमारा मैजेंटा एरो है वो हमारा फर्स्ट जोन ऑफ प्रोटेक्शन हो गया है, जो इंस्टेंटेनियस रिले को ऑपरेट करेगा। अगर रिले के द्वारा फेल्ट इंपीडेंस जब करंट के ऑपरेशन और वोल्टेज के रेस्ट्रेन से बनेगा वो Z1 से कम है तो हमारी रिले इंस्टेंटेनियस ऑपरेट हो जाएगी। अगर हमारा फॉल्ट दूर है, फॉल्ट का करंट ऑपरेशन का कम है और वोल्टेज की रेस्ट्रेन ज्यादा है, तो ये इंपीडेंस अगर Z1 और Z2 के बीच में इस सेकंड जोन ऑफ प्रोटेक्शन पे आया है तो हम 0.3 सेकंड के डिले के बाद सेकंड जोन ऑफ प्रोटेक्शन या बैकअप प्रोटेक्शन के तौर पे हमारे ब्रेकर को ऑपरेट कर देंगे। इसी तरह से हम Z2 से ज्यादा इंपीडेंस होने पे थर्ड जोन ऑफ प्रोटेक्शंस का काम कर सकते हैं। तो ये जो आरएक्स प्लेन में कैरेक्टरिस्टिक है वो इंपीडेंस रिले की कैरेक्टरिस्टिक है, और इंपीडेंस रिले को हम मीडियम लेंथ की लाइनों पे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इस पे आर के रेजिस्टेंस का असर रिएक्टेंस रिले की तुलना में तो ज्यादा है लेकिन महो रिले की तुलना में कम है, तो ये मीडियम नेचर की है। जरा दूसरी रिले की बात करते हैं और वो है रिएक्टेंस रिले। तो रिएक्टेंस रिले करंट ऑपरेशन से और एक डायरेक्शनल वीआई रेस्ट्रेन से काम करती है, और इसकी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक इस तरह की पैरेलल रिएक्टेंस लाइंस हो सकती हैं। फर्स्ट जोन में अगर रिएक्टेंस इस लाइन से कम है तो ऑपरेट होगा, फिर एक सेकंड लाइन या थर्ड लाइन ऑफ रिएक्टेंस हो सकती है, और ये कैरेक्टरिस्टिक आर्क रेजिस्टेंस से बहुत कम इन्फ्लुएंस होती है, इसलिए इसे छोटी लाइनों के लिए प्रिफरेबली यूज किया जाता है। जबकि लंबी लाइनों के लिए हम महो रिले की कैरेक्टरिस्टिक
यहाँ शान हाईलाइट में दिखाई जा रही है। और आर एक्स प्लेन में ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक इनहेरेंट डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी बता रही है, और इस कैरेक्टरिस्टिक में पावर स्विंग का असर कम होता है। तो लंबी लाइनों के लिए महो रिले सबसे बेस्ट है। महो रिले को हम छोटी लाइनों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये आर्क रेजिस्टेंस से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। तो छोटी लाइनों के लिए हम रिएक्टेंस रिले, मीडियम लेंथ की लाइनों के लिए इंपीडेंस रिले और लंबी लाइनों के लिए महो रिले का इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो की मदद से आपको पावर सिस्टम में फीडर या लाइन के प्रोटेक्शन में डिस्टेंस रिले का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो समझ में आया होगा। हमारी इसी श्रृंखला की दूसरी वीडियो से आपकी विषय समझ और अच्छी बनेगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।